वो सारी रात शामिर सिकंदर के माथे पे गीले पानी की पट्टियां करती रही, जो सिर्फ इसका एक दोस्त था और इसे बहुत तेज बुखार था। इस बात से अनजान की वजह से अपना दोस्त समझती है वो इसका महरम है, इसका शौहर है, जबकि शामिर इस सच से बाखूबी वाकिफ था। शिफा को अपने लिए परेशान देखकर शामिर सिकंदर इसके इश्क में मुब्तला हो गया था। जब वो सुबह इससे दूर जाने के लिए उठी तो बेसाख्ता ही शामिर ने इसका हाथ पकड़ते इसे करीब खींचा था और एक शिद्दत भरा बोसा वो इसके माथे पर दे गया था। शिफा को अपने माथे पे इसके होठों का नम नम महसूस हुआ तो वो एक झटके से पीछे हुई थी। ये क्या कर रहे हो शामिर? दूर हटो, नामहरम हो तुम मेरे लिए। नहीं मेरी जान, बीवी हो तुम मेरी। ये कहता वो इसके कानून की अपनी ज़बान होती है शिफा बीबी, ये जज़्बात नहीं, ठोस सबूत और फरीक सानी की मौजूदगी माँगता है। आपका केस तब तक कमज़ोर है जब तक वो शख्स मंज़िल-ए-आम पर नहीं आता, जिसके नाम का निकाहनामा आपके हाथ में है। वकील के इन सर्द और बेलचक जुमलों ने शिफा के वजूद में एक थरथराहट सी दौड़ा दी थी। वो अपने छोटे से हफ्तज़दा फ्लैट के पुराने सोफे पर बैठी इन कागज़ात को देख रही थी, जिनकी स्याही से अपनी ज़िंदगी की स्याही महसूस हो रही थी। लेकिन वकील साहब, जिस शख्स को मैंने देखा नहीं, जिसका पता मेरे पास नहीं, मैं इसे कहाँ से ढूँढ कर लाऊँ? क्या एक औरत की पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ इसलिए गिरवी रहेगी कि एक मर्द के दस्तखतों के ज़रिए इस पर अपनी मिल्कियत का दावा कर दिया है? इसने कर्बज़दा लहजे में पूछा तो वकील ने फ़ाइन बंद करते हुए कहा, खुला के लिए शौहर का पता होना या इसका अदालत में पेश होना ज़रूरी है, वरना ये केस परसों लटक सकता है। शिफा ने एक लंबी आह भरी और खिड़की से बाहर फैली गर्द-आलूद शाम को देखने लगी। अब्बू, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो कहते थे कि सिकंदर आपके जिगरी दोस्त का बेटा है। वो मेरा मुहाफ़िज़ बनेगा, लेकिन इस मुहाफ़िज़ ने तो मुझे जायदाद के लालच में इन दरिंदों के दरमियान अकेला छोड़ दिया। इसने सिर्फ़ इस ज़मीन के टुकड़े के लिए मुझसे निकाह किया, जो चचा मुझसे छीनना चाहते थे। इसके आँसू तपते हुए गालों पर बह निकले। मैं हिलूँगी नहीं, अब मैं इस शहर में अपनी एक अलग पहचान बनाऊँगी। मैं इतने पैसे कमाऊँगी कि इस निज़ाम को ख़रीद सकूँ, मैं इस सिकंदर को दिखा दूँ कि शिफ़ा किसी के हिसार की मोहताज नहीं है। इसके लहज़े में अब आँसुओं की जगह एक फ़ौलादी अज़्म था, जबकि इसी वक़्त शहर के एक पोश इलाके में वाक़ शामिर एसोसिएट्स के आलीशान दफ़्तर में शामिर सिकंदर अपनी आरामदा कुर्सी पर नीम-दराज़ सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर इसी लड़की को देख रहा था जो कुछ देर पहले इसके ऑफ़िस के दफ़्तर से निकली थी। इसकी आँखों में गहरी संजीदगी और एक अनजाना सा दुःख था। ज़ाहिद इधर आओ, इसने अपनी सेक्रेटरी को पुकारा। जी सर, क्या हुक्म है? ज़ाहिद ने मुअद्दब होकर पूछा। शामीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो नई असिस्टेंट आई है शिफा, इसकी फाइल में मैरिटल स्टेटस का कॉलम क्या है? ज़ाहिद ने फाइल चेक करते हुए जवाब दिया, सर इसने खुद को सिंगल लिखवाया है, शायद वो अपनी हकीकत छुपाना चाहती है। शामिर के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। इसे सिंगल ही रहने दो। इसे ज़रा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि कंपनी के पास इसकी ज़िंदगी का कोई भी सच मौजूद है। इसकी फ़ाइल को एक अलग फ़ोल्डर में रखो और सुनो, गाँव से मुखबर की कॉल आई थी, शिफ़ा का चचा शहर में अपने गुंडे फैला रहा है। वो इसे ढूँढने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। सिक्योरिटी को कहो कि शिफ़ा के इर्द-गिर्द एक ऐसा हिसार बनाए कि परिंदा भी पर ना मार सके। अगर इसे ज़रा सी भी ख़राश आई तो तुम सबकी खैर नहीं होगी। ज़ाहिद हैरत से अपने बॉस को देख रहा था, जो एक मामूली मुलाज़मा के लिए इतना फ़िक्रमंद था। सर, क्या वो कोई ख़ास है? ज़ाहिद ने हिम्मत करके पूछा तो शामीन ने एक सर्द निगाह इस पर डाली। वो इस कंपनी की मुलाज़मा है और मेरी ज़िम्मेदारी है। बस इतना काफ़ी है, तुम जा सकते हो। शामीन ने दराज से वो पुराना निकाहनामा निकाला जिस पर शिफा के कांपते हुए दस्तखत थे और एक बार फिर माजी की गर्द आलूद यादों में खो गया। अगले दिन जब शिफा एक अहम प्रेजेंटेशन देने के लिए शामिर के केबिन में दाखिल हुई तो कमरे में फैली ऊँट की महंगी खुशबू ने इसे एक लम्हे के लिए सहरसदा कर दिया। सर, ये आने वाले प्रोजेक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं तफसीलात बता दूं। इसने अपनी आवाज़ को जितना हो सकता था बाएतमाद बनाया। शामीर ने अपनी फाइल से नजरें हटाई और इसे देखा। इसकी नज़रों में एक अजीब सा रौब था जो शिफा को अंदर तक लर्जा देता था। बैठे मिस शिफा, आपका काम अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तवज्जो कहीं और है। शामीर ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, सर मैं मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल हूँ, मेरे ज़ाती मसाइल मेरे काम के आड़े नहीं आते। शिफा ने तीखे लहजे में जवाब दिया। शामीर ने एक गहरी सांस ली। दुनिया सिर्फ काम से नहीं चलती शिफा, बाज़ औक़ात इंसान को किसी के सहारे की ज़रूरत होती है।
शिफा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। सहारा, सर कुछ मर्द तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर औरत की ज़िंदगी कैद कर देते हैं। वो समझते हैं कि अगर वो हमें रोटी दे रहे हैं या हमें किसी खतरे से बचा रहे हैं, तो वो हमारी रूहों के मालिक बन गए हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि मर्द से बड़ा शिकारी कोई नहीं होता। शामिर की आंखों में एक लम्हे के लिए दुख की लहर लहराई। वो जानता था कि ये अल्फाज सिकंदर के लिए थे। हर मर्द शिकारी नहीं होता शिफा। कुछ मर्द सिर्फ इसलिए आपके सामने नहीं आते कि वो आपकी नफरत का सामना नहीं कर सकते। ये शायद वो आपको वो आज़ादी देना चाहते हैं जो आप मांग रही हैं। शामिर की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। आज़ादी? सर, इसने मुझे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसका ना कोई चेहरा है ना कोई वजूद। क्या ये आज़ादी है? शिफा ने गुस्से से पूछा। शायद वो आपको इससे भी बड़ी कैद से बचाना चाहता हो। शामी ने दबी आवाज में कहा और फिर फौरन बात बदल दी। खैर, ये आपका ज़ाती नज़रिया है। हम प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। इसी लम्हे शामी के जहन में वो मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। गांव की वो भीगी हुई रात जब शिफा के वालिद अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और ख्यालों में फोन पर इसका हाथ थामे कह रहे थे कि सिकंदर बेटा, मेरा भाई दरिंदा है। वो जायदाद के लिए मेरी फूल जैसी बच्ची को मसल देगा। मैंने इसे तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम बस ज़बान दे दो कि इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। और सिकंदर ने, जो इस वक्त शहर में अपने ख्वाबों की बुनियाद रख रहा था, सिर्फ अपने बाप की यार की खातिर एक ऐसी लड़की की जिम्मेदारी उठा ली थी जिसे इसने जीते जी अपना दुश्मन समझ लिया था। कबूल है, मैं शिफा का हिसार बनूंगा, चाचा जान आप बेफिक्र होकर जाएं। इसने इस वक्त कहा था और आज भी वो अपने इस कॉल पर कायम था। मौजूदा वक़्त में शामीन ने जब वो निकाहनामा दोबारा देखा तो इसके दिल में एक कसक सी उठी। शाम का वक़्त था जब शिफ़ा बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी। अचानक इसे महसूस हुआ कि 2 मशकूक अफ़राद मोटरसाइकिल पर इसके करीब से गुज़रे और फिर वापस आकर इसे घूरने लगे। इनके हाथ में एक तस्वीर थी जिसे वो बार-बार देखकर शिफ़ा से मिला रहे थे। शिफ़ा का दिल हलक में आ गया। या अल्लाह! के चचा के आदमियों ने मुझे ढूँढ लिया। इसने घबरा कर इधर-उधर देखा। सड़क सुनसान हो रही थी। इसने फौरन एक टैक्सी को हाथ दिया और इसमें बैठ गई। इसे नहीं मालूम था कि चंद मीटर के फासले पर शामिर की गाड़ी मुसलसल इसके पीछे थी। शामिर ने फ़ोन उठाया। इंस्पेक्टर, वो 2 लड़के जो ब्लैक बाइक पर हैं, इन्हें अभी के अभी उठा लो। मुझे मालूम करना है कि इन्हें शिफा का पता किसने दिया। और हाँ, इन्हें ज़रा डाइजेस्ट के अंदाज में समझाना कि किसी मुअज़्ज़ज़ खातून का पीछा करने का अंजाम क्या होता है। इसका लहज़ा बर्फ़ की तरह ठंडा और कारदार था। थोड़ी देर बाद इसके गार्ड्स ने इन गुंडों को एक कोने में दबोच लिया था। अगली सुबह जब शिफ़ा ऑफ़िस आई तो इसके चेहरे पर खौफ़ के साए अब भी मौजूद थे। शामीन ने इसे अपने ऑफ़िस बुलाया। शिफ़ा, मुझे नथिया गिली के प्रोजेक्ट के लिए कल निकलना है। कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक आप इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को सबसे बेहतर समझती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। शिफ़ा हिचकिचाई। सर, मैं अकेली कैसे? शामीन ने इसकी आंखों में देखते हुए निहायत वक़्कार से कहा, शिफा, वहाँ कंपनी का अपना गेस्ट हाउस है, सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ामात हैं और ये एक प्योर प्रोफ़ेशनल ट्रिप है। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। शिफा ने इसकी आंखों में देखा। वहाँ एक ऐसी सच्चाई थी जो इसे इनकार करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। ठीक है सर, मैं चलूँगी, इसने धीरे से कहा। शामिर के लबों पर एक फ़ातिहाना मगर नर्म मुस्कुराहट आई। बहुत शुक्रिया। कल सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा। वो जानता था कि ये सफ़र शिफा को इसके करीब लाने का पहला कदम है। वो इसे इस खौफ से निकालना चाहता था कि जो इसे हर मर्द से मुतनफ़्फ़र कर चुका था। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा शिफा, क्योंकि मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकता है। इसने दिल में कहा और एक लंबा सांस लेकर अपनी कुर्सी पर झुक गया। बाहर बादल गरज रहे थे और शहर पर बारिश के आसार नुमाया थे। बिल्कुल वैसी ही रात जैसी इसके निकाह की रात थी, खामोश, पुरस्रार और एक नए तूफान की पेशेनगोई करती हुई। शिफा अपने फ्लैट पर वापस आई तो इसने अपना बैग पैक करना शुरू किया। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। शामिर, वो कितना अजीब इंसान है, जितना सख्त नजर आता है इसकी आंखों में इतनी ही नरमी है। लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, खास कर किसी मर्द पर। इसने खुद कलामी की। वो नहीं जानती थी कि नथिया गली की पहाड़ियां इसके लिए क्या पैगाम लेकर आई हैं। वो तो बस इस हिसार से भागना चाहती थी जो इसे हर तरफ से घेरे हुए था। मगर इसे क्या खबर थी कि हकीकी हिसार तो अब शुरू होने वाला है। वो हिसार जिसकी दीवारें मोहब्बत से चुनी गई थी और जिसका पहरा खुद वो शख्स दे रहा था जिसे वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी। रात के आखिरी पहर इसने ख्वाब में अपने वालिद को देखा।
जो मुस्कुरा कर कह रहे थे, बेटा, जो नज़र आता है वो सच नहीं होता। कभी-कभी सच को देखने के लिए आँखें नहीं, दिल चाहिए होता है। वो हड़बड़ा कर उठी, इसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। बाहर बारिश अब तेज़ हो चुकी थी और दूर कहीं आसमान पर बिजली कड़क रही थी। इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसे पुकार रहा हो, सिकंदर। इसके लबों से ये नाम पहली बार एक अनजाने खौफ के साथ निकला। इसने तौबा की और पानी पीने लगी। काश ये सब एक डरावना ख्वाब होता, काश मैं आज़ाद होती। वो दोबारा लेट गई, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस कल के सफ़र का इंतज़ार था और एक अनजाना सा ख़ौफ़ भी कि कहीं ये सफ़र इसे किसी ऐसी हकीकत के सामने ना खड़ा कर दे जिसे सहने की हिम्मत इसमें ना हो। नदिया गली के पुरपेच रास्तों पर सफ़र का आगाज़ इस वक़्त हुआ जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ों की चोटियों को छुआ भी ना था। फ़िज़ा में एक अजीब सी खुनकी और ख़ामोशी रची हुई थी जो गाड़ी के अंदर भी पूरी तरह महसूस की जा सकती थी। शिफ़ा जो पिछली रात के ख़ौफ़ और वसवसों की वजह से ठीक से सो भी नहीं सकी थी, अब खामोशी से गाड़ी की सीट पर बैठी बाहर के मंजर देख रही थी, मगर इसकी नजरें किसी एक जगह नहीं टिक रही थी। इसका दिल बार-बार इस अनजाने खौफ से धड़क रहा था कि ये सफर इसे किस मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है। इसके पहलू में ड्राइविंग सीट पर बैठा शामिर सिकंदर निहायत महारत से गाड़ी चला रहा था। इसकी नजरें सामने सड़क पर जमी थी, मगर वो शिफा की बेचैनी को पूरी तरह महसूस कर रहा था। आपने नाश्ता बहुत कम किया है शिफा, अगर रास्ते में तबीयत खराब हुई तो बताइएगा, हम कहीं रुक जाएंगे। शामीन ने निहायत नरमी से खामोशी को तोड़ा तो शिफा ने चौंक कर इसे देखा। जी नहीं सर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकन है, इसने रस्मी से जवाब दिया और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। शामीन ने एक गहरा सांस लिया और गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर हाथ बढ़ाया। चंद ही लम्हों में गाड़ी की फिजा एक ऐसी क्लासिकल गजल की मुखर तानों से भरने गई जिसके बोल शिफा के दिल के किसी पुरानी जख्म को छेड़ने लगे। ये वही गजल थी जिसके वालिद शाम के वक्त अक्सर सुना करते थे और जिस पर वो घंटों सर धनते थे। शिफा के हाथ जो पर्स के तस्वे पर सख्ती से जमे हुए थे एकदम ढीले पड़ गए और इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। सर, ये गजल आपको पसंद है? इसने बामुश्किल अपने लहजे पर काबू पाते हुए पूछा। शामीन ने स्टेयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की और धीरे से मुस्कुराया। कुछ धुनें ऐसी होती हैं शिफा जो रूह के तारों को छेड़ देती हैं। यह गज़ल मुझे इस वक्त से पसंद है जब मैंने इसे पहली बार एक बहुत ही मुखलिस इंसान के पास सुना था। क्या आपको ये अच्छी नहीं लगी? शिफा ने एक लंबी आह भरी। अच्छी क्यों नहीं लगेगी सर? ये तो मेरे मरहूम वालिद की रूह की ग़िज़ा थी। वो कहते थे कि क्लासिकल मौसीकी में वो सुकून है जो आज के शोर-ओ-गुल में कहीं खो गया है। मुझे हैरत हो रही है कि आज के दौर में आप जैसे मसरूफ इंसान के पास ऐसी चीज़ों के लिए वक़्त है। शामीन ने इसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मसरूफियात तो एक बहाना है शिफा, इंसान जिस चीज़ से जुड़ना चाहिए इसके लिए वक़्त निकाल ही लेता है। शायद ये मौसीकी है जो हमें इन लोगों से जोड़े रखती है, जो अब हमारे पास नहीं रही। शिफा इसके इस गहरे जवाब पर हैरान रह गई। इसे शामिर की शख्सियत में एक ऐसी गहराई महसूस हुई जो इसे सिकंदर की नफरत से दूर ले जा रही थी। वो सोचने लगी कि काश वो सिकंदर भी ऐसा ही होता, काश वो जायदाद का भूखा ना होता, तो शायद वो आज इस तरह एक अजनबी के साथ सफर करने पर मजबूर ना होती। रास्ते में एक मकाम पर जहाँ पहाड़ी चश्मे का पानी सड़क के किनारे बह रहा था, शामीन ने गाड़ी रोकी। वहाँ एक बूढ़ी औरत टोकरी में हाथ से बने हुए ऊनी मफलर और कुछ पहाड़ी फल बेच रही थी। सर्दी की वजह से इसके हाथ कांप रहे थे और इसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। शामिर गाड़ी से उतरा और इस औरत के पास गया। शिफा भी तजस्सुस के आलम में बाहर निकल आई। अम्मा, ये सब सामान कितने का है? शामिर ने प्यार से पूछा। बेटा, ये मफलर 500 का है और ये फल 200 के। अगर तुम सब ले लोगे तो मैं जल्दी घर जा सकूंगी। बहुत ठंड है आज, बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। शामिर ने अपना वॉलेट निकाला और 5,000 का नोट इसके हाथ पर रख दिया। ये क्या बेटा? ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतने पैसे वापस करने के लिए नहीं है। औरत हड़बड़ा गई। शामी ने इसका हाथ थामा और निहायत अकीदत से कहा, अम्मा, ये पैसे वापसी के लिए नहीं है, ये आपकी इस मेहनत का सिला है जो आप इस उम्र में कर रही हैं। आप ये सारा सामान मुझे दे दें और अब घर जाकर आराम करें। आपकी दुआएं मेरे लिए इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। शिफा जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, इसका दिल पिघलने लगा। इसने सोचा कि एक शख्स सिकंदर है जिसने जायदाद की खातिर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और एक ये शख्स है जो एक अजनबी औरत के लिए इतना मेहरबान है। शामिर जब सामान उठाकर
गाड़ी की तरफ वापस आए तो शिफा ने इसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, आपने इतने पैसे क्यों दिए? वो तो बहुत कम मांग रही थी। शामीन ने सामान पिछली सीट पर रखते हुए जवाब दिया, शिफा, अल्लाह ने अगर हमें देने वाला हाथ बनाया है तो हमें हिसाब नहीं करना चाहिए। बाज औकात हमारी थोड़ी सी सखावत किसी की पूरी जिंदगी का सुकून बन सकती है, और मुझे लगता है कि सुकून खरीदने के लिए ये कीमत बहुत कम है। इसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि शिफा के पास कहने को कुछ ना रहा। वो दोबारा गाड़ी में बैठे तो अब फिजा में पहले जैसी अजनबियत नहीं थी। शिफा को महसूस हो रहा था कि शामिर के साथ इसका ये सफर इसे एक ऐसे इंसान से मुतारिफ करवा रहा है जो इसकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो गेस्ट हाउस पहुंचे तो शाम ढल रही थी। पहाड़ों की ओट में छुपा ये गेस्ट हाउस लकड़ी का और पत्थर का एक शाहकार था, जिसके चारों तरफ सफेद बादल तैर रहे थे। शामीन ने इसका कमरा दिखाया जो हर तरह से पुरतईश और महफूज था। आप आराम करें शिफा, रात का खाना 8 बजे पेश किया जाएगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इंटरकॉम पर कॉल कर सकती हैं। मेरा कमरा सामने वाले कॉरिडोर में है, शामी ये कहकर चला गया। शिफा ने कमरे का जायजा लिया। खिड़की से बाहर का नज़ारा इतना दिलकश था कि वह सब धुप भूल गई। रात के वक्त जब पहाड़ों पर मुकम्मल खामोशी छा गई तो शिफा को थोड़ा डर महसूस होने लगा। वो टेरेस पर आ गई जहाँ से वादी के चिराग सितारों की तरह चमक रहे थे। वहाँ शामिर पहले से मौजूद था। इसके हाथ में कॉफी का मग था और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। डर लग रहा है, इसे मुड़ कर देखा, थोड़ा सा। यहाँ खामोशी बहुत ज्यादा है। शिफा इसके करीब आकर खड़ी हो गई। शामिर ने एक मग इसे भी पकड़ा दिया। ये लीजिए, कॉफी आपके असाब को पुरसुकून कर देगी। शिफा ने कॉफी का सिप लिया। सर, आप जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है, ये क्या भरोसा करना इतना ही मुश्किल है जितना मैं समझती हूँ? शिफा ने अचानक एक गहरा सवाल किया। शामीन ने दूर अंधेरे में देखते हुए जवाब दिया, भरोसा करना मुश्किल नहीं है शिफा। मुश्किल तो इस बदगुमानी को खत्म करना है जो हम अपने जहनों में पाल लेते हैं। हम अक्सर लोगों को इनके अमाल से नहीं बल्कि इन कहानियों से जानते हैं जो दूसरे हमें सुनाते हैं, कभी कभी जिसे हम अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं। दरअसल हमारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह होता है, बस देखने वाली आंख का फर्क है। शिफा ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर सर, जब कोई आपके जज्बात से खेले, आपके बाप की मजबूरी का फायदा उठाए, तो क्या वहां भी बदगुमानी होती है? क्या वो सच नहीं होता? शामीन ने इसे बहुत गौर से देखा। सच के कई रुख होते हैं शिफा, कभी कभी जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होती, और जो हकीकत होती है वो नजर नहीं आती। वक्त आने पर हम गिरह खुल जाती है, बस सब्र की जरूरत होती है। इनकी ये गुफ्तगू काफी देर तक जारी रही। शिफा को महसूस हुआ कि शामिर के अल्फाज इसके जख्मों पर मरहम की तरह काम कर रहे हैं। अगले दिन वो साइट विजिट पर गए जहाँ प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। ऊंचाई पर होने की वजह से वहां का दबाव ज्यादा था। शिफा एक नक्शा हाथ में लिए शामिर को कुछ तफसीलात समझा रही थी कि अचानक गीली मिट्टी पर इसका पाँव फिसला आ। इसके हलक से चीख निकली और वो गहरी खाई की तरफ गिरने लगी। इससे पहले कि वो नीचे जाती, शामिर बिजली की तेजी से झपटा और इसका हाथ पकड़कर इसे पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा। शिफा का सर शामिर के मजबूत सीने से जा टकराया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। शिफा की सांसें उखड़ रही थी और इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि इसे अपने कानों में आवाज सुनाई दे रही थी। शामीन ने इसे मजबूती से थाम रखा था। शिफा होश में आए, आप ठीक हैं? मैंने पकड़ लिया है आपको। शामीर की आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जो किसी प्रोफेशनल वॉच की नहीं बल्कि किसी बहुत ही करीबी इंसान की हो सकती थी। शिफा ने जब धीरे से आंखें खोली तो इसे शामिर के वजूद से वही संदल की खुशबू आई जो इसे अपने बचपन की यादों से जोड़ती थी। इसे महसूस हुआ कि ये खुशबू, ये लम्स सब कितनी जानी पहचानी है। सर, आप आपकी परफ्यूम, इससे बेसाख्ता पूछा। शामिर ने फौरन इसे खुद से अलग किया और अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश की। ये एक पुरानी आदत थी, मुझे ये खुशबू पसंद है। अब चलें, यहाँ रुकना ठीक नहीं, मौसम बदल रहा है। इससे बात बदल दी, मगर इसकी आंखों का इज़्तिराब शिफा की उलझन को बढ़ा गया। इसे लगा जैसे वो किसी पहेली के सामने खड़ी है। वापसी पर मौसम ने अचानक करवट बदली। बादल इस कदर नीचे आ गए कि गाड़ी का हेडलाइट्स भी रास्ता दिखाने में नाकाम हो रही थी। लगता है तूफान आने वाला है, हमें कहीं रुकना होगा। शामी ने फिक्रमंदी से कहा। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी रास्ते पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा था। शामीन ने एक पुराने और मुतवरक से रेस्ट हाउस के पास गाड़ी रोक दी। हमें यहाँ पनाह लेनी होगी, इस तूफान में सफर करना खुदकुशी होगी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो सर्दी की लहर ने इनका इस्तकबाल किया।
अंदर बिजली नहीं थी। शामिर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और वहां मौजूद चिमनी से लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। आग की नारंगी रोशनी ने कमरे के अंधेरे को किसी हद तक कम कर दिया। शिफा सोफे पर सिमट कर बैठ गई। इसके कपड़े कुछ भीग चुके थे और वो सर्दी से थर थर कांप रही थी। शामीन ने इसे देखा और खामोशी से अपना गरम और भारी कोट उतारा और इसके कंधों पर डाल दिया। इसे पहन ले शिफा, आपको बुखार हो जाएगा। शिफा ने मना करना चाहा, मगर शामीर की नजरों के तहक्कुम ने इसे खामोश करार दिया। शुक्रिया सर। इसे कोट में खुद को छुपा लिया। इस कोट में शामीर के वजूद की हरारत और वही संदल की महक आ रही थी। शिफा को पहली बार एहसास हुआ कि वो इस अजनबी शख्स के पास इस वीरान जगह पर भी खुद को मुकम्मल महफूज कर रही है। इसे लगा जैसे वो किसी मजबूत हिसार में है जहाँ कोई धोखे से छू नहीं सकता। वो आँख के शोलों को देखती रही और शामी दूसरी तरफ बैठा इसे देखता रहा। दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी, हम आहंगी थी जो किसी तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। मगर शिफा को क्या मालूम था कि असल तूफान तो अभी इसकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। वो एहसास जिसमें वो खुद को महफूज समझ रही थी, इसी की हकीकत अब बेनकाब होने वाली थी। रात के इस पहर जब बाहर बारिश की आवाज तेज हो गई थी, शिफा ने शामिर की तरफ देखा जो अब भी खामोश था। सर, आप कभी कभी बहुत पुरस्कार लगते हैं, जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं। शामिर ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। पुरस्कार तो हर शख्स होता है शिफा, बस कुछ लोगों को अपना राज छुपाने का हुनर आता है और कुछ बेनकाब हो जाते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब मेरा राज खुले तो आप मुझे एक बार सुनने की हिम्मत रखें। शिफा इसकी बात का मतलब ना समझ सकी, मगर इसके लहजे की संजीदगी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इस सर्द रात में इस वीरान रेस्ट हाउस के अंदर शिफा को पहली बार यह एहसास हुआ कि शामिर इसके लिए अजनबी नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो इसे बार बार पुकार रही है, जैसे कोई अधूरा ख्वाब, कोई भूली बसरी कहानी। वो शामिर के कोट में खुद को समेटते हुए नींद के आगोश में जाने लगी। इसे नहीं मालूम था कि कल की सुबह इसे एक ऐसी हकीकत के सामने खड़ा कर देगी जहां इसकी नफरत और मोहब्बत के दरमियान एक आखिरी जंग होनी थी। वो शामिर जो शा वो हिसार जो शामीर ने इसे गिर्द बनाया था वो टूटने वाला था, या शायद हमेशा के लिए मजबूत होने वाला था। इसका फैसला आने वाला वक्त ही कर सकता था। बाहर बादल का शोर इतना था कि ऐसा लगता था जैसे आसमान आज जमीन पर टूट पड़ेगा। पुराने रेस्ट हाउस की लकड़ी की दीवारें इस तूफान के सामने बुरी तरह कांप रही थी। ऐसा लगता था जैसे कुदरत आज कोई बड़ा फैसला सुनाने वाली हो। शिफा जो अब तक शामिर के कोट में खुद को छुपाए सोफे के एक कोने चिमटी बैठी थी, बार-बार लरसती हुई खिड़कियों की तरफ देख रही थी, जहाँ बारिश का पानी शीशों से टकरा कर अंदर आने का रास्ता ढूँढ रहा था। सर, ये तूफ़ान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये छत किसी भी वक़्त गिर जाएगी। इसने काँपती आवाज़ में कहा तो शामीन ने, जो चिमनी के पास बैठा लकड़ियाँ ठीक कर रहा था, मुड़कर इसे देखा। इसकी आँखों में एक अजीब-सा सुकून था, जो शिफ़ा की घबराहट को कम करने के लिए काफ़ी था। डरना कैसा शिफ़ा? जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपको कोई आँच नहीं आ सकती। ये दीवारें भले पानी पुरानी हैं, मगर इनकी बुनियादें बहुत मज़बूत हैं, बिल्कुल इस भरोसे की तरह जो मैं आप पर करता हूँ। शामीन ने निहायत नरमी से इसे तसल्ली दी, लेकिन शिफ़ा के दिल में उठने वाला वसवसों का तूफ़ान अभी थमा नहीं था। पता नहीं क्यों सर, आज मुझे अपना आप बहुत कमज़ोर लग रहा है। ये पहाड़, ये सन्नाटा और फिर ये खौफ़नाक मौसम, सब कुछ बहुत अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा राज़ आज बेनकाब होने वाला है। शिफ़ा ने अपनी उलझन बयान की ही थी कि अचानक हवा का एक ऐसा ज़ोरदार झोंका आया कि कमरे की पोशीदा खिड़की का एक पर्द तराक से खुला और चकनाचूर हो गया। शिफ़ा के हलक से एक ज़बरदस्त चीख निकली, या अल्लाह! वो अपनी जगह से हिली भी ना थी कि शामिर बिजली की सी तेज़ी से इसकी तरफ लपका और इसे अपने हिसार में ले लिया ताकि शीशे के टूटे हुए टुकड़े इसे ज़ख्मी ना कर दें। इसी लम्हे शीशे का एक बड़ा और नोकीला टुकड़ा शामिर के बाजू को बुरी तरह चीरता हुआ गुजर गया। शामिर के मुँह से एक कर्दनाक सिसकी निकली, मगर इसने अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर इस खिड़की को पकड़ा जो हवा के ज़ोर से बार-बार अंदर की तरफ आ रही थी। सर, आपको चोट लगी है। आपके बाजू से खून निकल रहा है। शिफा बदहवास होकर चिल्लाई, लेकिन शामिर ने दाँतों में होंठ दबाकर पूरी कुव्वत से खिड़की को बंद किया और इसे लॉक कर दिया। इसके कपड़े बारिश में भीगकर जिस्म से चिपक गए थे और बाजू से निकलने वाला सुर्ख लहू इसकी सफ़ेद कमीज़ को तेज़ी से रंग रहा था। कुछ नहीं हुआ शिफा, आप बस सुकून से बैठें। मैं ठीक हूँ, ये तो मामूली सी ख़राश है। शामीन ने हाँफते हुए कहा और सोफ़े की पुल से टेक लगा ली। इसका चेहरा दर्द की शिद्दत से सफ़ेद पड़ गया था।
कैसे ठीक हैं आप सर? इतना खून बह रहा है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। लाएँ मुझे दिखाएँ। मैं ऐसे आपको नहीं छोड़ सकती। शिफा ने लरजते हाथों से इसका बाजू थाम लिया। मैंने कहा ना शिफा कि आप परेशान ना हो, आपका खौफ मेरे ज़ख्म से ज़्यादा तकलीफ़देह है। शामिर ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर शिफा की आँखों में आँसू भर आए। इसे खामोश करा दिया। आपने मेरी जान बचाई है सर। अगर आप सामने ना आते तो वो शीशा मेरे चेहरे पर लगता। आप इतने अच्छे क्यों हैं? क्यों मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालते हैं? मैं तो आपकी कोई नहीं हूँ, सिर्फ़ एक मामूली मुलाज़िमा हूँ। शिफ़ा ने रोते हुए पूछा, तो शामीन ने इसे बहुत गहरी नज़रों से देखा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं शिफ़ा, जिनके लिए जान देना भी कम मालूम होता है। आप सिर्फ़ मेरे लिए एक मुलाज़िमा नहीं हैं, इससे कहीं बढ़कर हैं। शायद आपको इस बात का एहसास अभी ना हो, मगर मेरा दिल जानता है कि आप मेरे लिए क्या अहमियत रखती हैं। शामिर की आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई कि शिफ़ा का दिल पिघलने लगा। इसने फ़ौरन फ़र्स्ट एड किट निकाली और इसका ज़ख्म साफ़ करने लगी। सर दर्द हो रहा है? इसने रुई से फ़ोन पोंछते हुए पूछा। दर्द तो तब होता है जब कोई अपना दुःख दे। ये ज़ख्म तो मरहम है। शिफ़ा क्योंकि ये आपको बचाते हुए लगा है। आपका ये एहसास मेरे लिए सबसे बड़ी दवा है। शामीर ने धीमी आवाज़ में कहा। शिफ़ा ने पट्टी बाँधी तो शामीर का जिस्म तप रहा था। इसे सर्दी लगने लगी थी और ज़ख्म की शिद्दत की वजह से बुखार ने इसे घेर लिया था। शिफ़ा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर बर्फ़ जम रही हो। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोला। शिफ़ा ने इसे मज़ीद कंबल उड़ाए और इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने शुरू की। सर, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। मैं क्या करूँ? यहाँ तो कोई दवा भी नहीं है। शिफ़ा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। दवा की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ मेरे पास बैठे हैं। आपका होना ही मेरे लिए काफ़ी है। आपका हाथ मेरे हाथ में हो तो मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। शामी ने नीम बेहोशी में इसका हाथ पकड़ लिया। शिफ़ा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी। मैं तो बस तुम्हें इन दरिंदों से बचाना चाहता था। वो चचा, वो तुम्हें जायदाद के लिए मार देते। मैंने निकाह सिर्फ़ तुम्हारी हिफ़ाज़त के लिए किया था। सिकंदर बुरा नहीं है। शिफ़ा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। शामिर हज़ियानी कैफ़ियत में बोलने लगा। शिफ़ा का दिल ज़ोर से धड़का। इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको मेरे चचा के बारे में कैसे पता चला? आप सिकंदर को कैसे जानते हैं? क्या आप इसके दोस्त हैं? बोलो सर, आप खामोश क्यों हो गए? इसने तड़प कर पूछा, मगर शामिर अब गहरी बेहोशी के आगोश में चला गया था। वो मुसलसल इसका नाम ले रही था। शिफ़ा, मेरी शिफ़ा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूँगा। सारी रात शिफ़ा इसके सरहाने बैठी रही। इसके ज़हन में सवालों का एक हुजूम था। वो सोच रही थी कि ये शख्स कौन है जो शामिर बनकर इसकी ज़िंदगी में आया, मगर बात ही सिकंदर की कर रहा है। क्या ये मुमकिन है कि जिसे मैं अपना दुश्मन समझती रही, वो मेरे सामने इस हाल में पड़ा हो? क्या अब्बू ने वाक़ई मेरे लिए कोई फ़रिश्ता चुना था? वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि रात बीत गई और सुबह की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी। बारिश थम चुकी थी और हर तरफ एक सुकून था। शामिर की आँख खुली तो इसने देखा कि शिफ़ा फर्श पर बैठी, इसका हाथ थामे सो रही है। इसका चेहरा थकन और आँसुओं की वजह से मुरझाया हुआ था। शामिर के दिल में मोहब्बत की एक लहर उठी। इसने निहायत नरमी से शिफ़ा के माथे पर अपने लब रख दिए। ये एक ऐसा लम्स था जिसमें सिर्फ़ अकीदत और अपनायत थी। शिफ़ा हड़बड़ा कर जाग गई। सर, आप ठीक हैं? बुखार कैसा है? इसने फ़िक्रमंदी से पूछा, मगर फिर इसे एहसास हुआ कि शामिर का चेहरा इसके कितने करीब है। ये क्या कर रहे हैं आप सर? आपको होश है? आप मेरे लिए नामहरम हैं। मैंने आपको एक शरीफ इंसान समझा था। मगर आप तो। शिफा ने गुस्से से अपना हाथ चुराया और पीछे हट गई। नामहरम? शामीन ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। शिफा, अपनी रूह से पूछो, क्या मैं तुम्हें नामहरम लगता हूँ? क्या ये तहफ़्फ़ुज़, ये प्यार, ये कुर्बानी किसी नामहरम की हो सकती है? कि तुमने कभी महसूस नहीं किया कि शामीर के पीछे कोई और है जो तुम्हें बरसों से पुकार रहा है? शिफा ने हैरत से इसे देखा। इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? साफ-साफ बताएँ, मुझे पहेलियों में मत उलझाएँ। शामीर ने गहरा लंबा साँस लिया और बोझल आवाज़ में बोला, बीवी हो तुम मेरी शिफा, मैं ही तुम्हारा गुनहगार शौहर हूँ जिससे तुम भागती रही हो। मैं ही सिकंदर हूँ। शिफा को लगा जैसे इसके सर पर बिजली गिरी हो। इसका दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। सिकंदर तो वो है जिसने मेरे बाप की मौत का फ़ायदा उठाया।
जिसने मुझे कैद किया, तुम तो शामिर हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम वो ज़ालिम इंसान कैसे हो सकते हो? वो चिल्लाई, इसकी आवाज़ में दुःख और इनकार की शिद्दत थी। शामीन ने काँपते हाथों से अपने वॉलेट से अपना शनाख्ती कार्ड निकाला और इसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो शिफा, ये मेरा सच है, मेरा पूरा नाम पढ़ो। शिफा ने लरजते हाथों से वो कार्ड पकड़ा, इस पर साफ लिखा था शामिर सिकंदर। इसकी तस्वीर वही थी जो इसके सामने बैठे शख्स की थी। शिफा के हाथ से कार्ड गिर गया, वो फूट-फूट कर रोने लगी। तुमने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? क्यों मुझे अपनी कंपनी में मुलाज़िमा बनाकर रखा? क्या तुम्हें मेरी मजबूरी का तमाशा देखना था? क्या तुम्हें मज़ा आता था जब मैं सिकंदर को गालियाँ देती थी और तुम सामने बैठकर मुस्कुराते थे? इसने गुस्से और नफ़रत से पूछा। तमाशा नहीं शिफा, मैं तो तुम्हारा एतबार जीतना चाहता था। अगर मैं सिकंदर बनकर आता तो तुम मुझसे कभी बात ना करती। मैंने शामिर बनकर तुम्हारा दिल जीतना चाहा, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा शौहर वो नहीं है जो तुम समझती हो। मैंने तुम्हारी जायदाद की हिफाज़त की, तुम्हारे चचा के आदमियों से तुम्हें बचाया। क्या ये सब खेल था? सिकंदर ने टूटे हुए लहजे में अपनी सफाई पेश की, मगर शिफा के लिए ये सब सहना अब नामुमकिन था। मोहब्बत सच्चाई पर मबनी होती है सिकंदर, धोखे पर नहीं। तुमने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। मैंने जिस इंसान पर भरोसा किया वो तो था ही नहीं। तुमने मेरा भरोसा कत्ल कर दिया है। मुझे अब तुम्हारी कोई वजाहत नहीं सुननी। मुझे यहाँ से जाना है अभी और इसी वक्त। वो दीवाना वार कमरे से बाहर की तरफ भागी। इसका दिल पाश-पाश हो चुका था। वो इसे लग रहा था कि अब वो कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकेगी। सिकंदर वहीं बैठा इसे जाता देख रहा था। इसकी आंखों में खामोश आंसू थे, क्योंकि वो जानता था कि सच हमेशा कड़वा होता है और इसे हज़म करने के लिए शिफा को वक़्त चाहिए था, मगर वो ये भी जानता था कि वो शिफा को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा, चाहे इसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। रेस्ट हाउस के इस कमरे में जहाँ चंद लम्हे पहले तक हमदर्दी और अपनायत की खुशबू महक रही थी, अब वहाँ एक घुटन और अज़ियत के साए लहराने लगे। शिफा के हाथ में मौजूद वो कार्ड किसी दहकते हुए कोयले की तरह था जिसे वो फेंकना चाहती थी, मगर इसकी तपिश वो इसकी रूह तक पहुंच रही थी। तुमने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला शामी? या मैं तुम्हें सिकंदर कहूँ? इसकी आवाज़ में वो लर्जिश थी जो टूटे हुए एतबार की निशानी होती है। शिफा, मेरी बात तो सुनो। मैंने कोई खेल नहीं खेला, मैंने सिर्फ हालात का साथ दिया। सिकंदर ने जख्मी बाजू को संभालते हुए कुर्सी की पुश्त का सहारा लिया। इसके चेहरे पर जर्दी इस वक्त इसके जिस्मानी दर्द से ज्यादा इसकी अंदरूनी कर्ब की गवाही दे रही थी। हालात का साथ दिया। तुमने मुझे एक मुलाज़मा बनाकर अपने सामने बिठाए रखा। तुम मेरे हर आँसू, मेरी हर परेशानी और मेरी हर इस तकलीफ़ से वाकिफ़ थे जो इस नाम नेहाल निकाह की वजह से मुझे मिल रही थी, और तुम मुस्कुरा कर देखते रहे। क्या तुम्हें ज़रा भी तरस नहीं आया कि एक लड़की जिसके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी, वो तुम्हारे ही सामने अपनी ज़िंदगी की भीख माँग रही थी? शिफा की आँखों से बहते आँसू अब इसके गालों को झुलसा रहे थे। तर्स, शिफा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब तुम्हारे जज़्बात से खेलने के लिए किया? क्या तुमने कभी सोचा कि अगर मैं पहले दिन ही तुम्हारे सामने सिकंदर बनकर आ जाता तो क्या तुम मुझे कबूल करती? क्या तुम इस शख्स पर भरोसा करती जिससे तुम पहले ही जायदाद के लालच की वजह से नफ़रत करती हो? मैं सिर्फ़ तुम्हारा वो डर ख़त्म करना चाहता था। सिकंदर ने धीमी और रुंधी हुई आवाज़ में कहा, तुमने मेरा डर ख़त्म नहीं किया। सिकंदर, तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। मैं तो इस शामिर से मोहब्बत करने लगी थी जो मेरी फ़िक्र करता था, जो मेरी खातिर गुंडों से लड़ जाता था। मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो शामिर तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ़ एक नकाब था जिसे तुमने ओढ़ रखा था। शिफ़ा ने गुस्से से वॉलेट और कार्ड ज़मीन पर पटक दिया। मोहब्बत? क्या तुमने वाक़ई कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी थी? सिकंदर की आँखों में एक लम्हे के लिए चमक आई, मगर शिफ़ा के अगले जुमले ने इसे बुझा दिया। हाँ, मैं करने लगी थी, मगर अब मुझे खुद से नफ़रत हो रही है कि मैंने एक ऐसे शख़्स को अपना मसीहा समझा जो दरअसल मेरी बर्बादी का ज़िम्मेदार था।
तुम ने जायदाद हासिल करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया ना? बोलो, क्या तुम अब खुश हो कि मैं तुम्हारे सामने इतनी बेबस हो गई हूँ? शिफा का लहजा अब चीख में बदल चुका था। सिकंदर खामोश हो गया। इसके पास अब कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जो शिफा के इस ज़ख्म पर मरहम रख सकता। इसने सिर्फ़ इतना कहा, जायदाद, तुम्हें लगता है कि ये सब जायदाद के लिए था? ठीक है शिफा, अगर तुम यही समझना चाहती हो तो यहीं सही। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बाहर सिक्योरिटी टीम की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं, जिनकी रोशनियों ने पहाड़ की अंधेरी रात को चीर दिया था। शहर वापसी का सफर जिंदगी का तवील तरीन सफर था। शिफा दूसरी गाड़ी में बैठी मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके ज़हन में बार-बार वो मंज़र घूम रहा था जब शामिर ने इसे खाई में गिरने से बचाया था और जब इसने इसके माथे पर बोसा दिया था। मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। इसने अपने दिल को समझाया, मगर दिल था कि बार-बार इसके लम्स को याद कर रहा था, जिसमें इसे पहली बार तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। फ्लैट पर पहुँचकर इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले 3 दिन इसकी ज़िंदगी के खामोश तरीन दिन थे। फ़ोन की घंटी बजती तो वो इसे उठाने की हिम्मत ना करती। ऑफ़िस जाने का ख़्याल तो अब इसके लिए जैसे किसी सज़ा जैसा था। वो शख़्स जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, है तो वही सिकंदर, जिसने मेरे बाप की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। वो बिस्तर पर पड़ी दीवार को तकती रहती। इसे याद आता कि कैसे इसने शामिर के कोट में खुद को महफ़ूज़ महसूस किया था। वो कोट, वो खुशबू, सब झूठ था। सब धोखा था। वो तकिए में मुँह छुपाकर रो देती। चौथे दिन जब सूरज की तपिश इसके कमरे में पहुँची तो वो दरवाज़े के नीचे से एक लिफ़ाफ़ा अंदर की तरफ सिरकता हुआ आया। शिफा ने बेदिली से इसे उठाया। इसे लगा शायद चचा का कोई नया धमकी आमेज़ खत होगा। मगर जब इसने लिफ़ाफ़ा खोला तो इसके अंदर मौजूद कागज़ात देखकर इसके हाथ-पाँव ठंडे हो गए। वो जायदाद के वही कागज़ात थे जिनके लिए बरसों से जंग चल रही थी। अब वो कानूनी तौर पर शिफा के नाम मुंतकिल हो चुके थे, मगर इनके नीचे एक और कागज़ था जिसने शिफा की रूह तक को झंझोर दिया था। वो खुला के कागज़ात थे जिस पर सिकंदर के दस्तखत पहले से मौजूद थे। लिफाफे में से एक छोटी सी चिट बरामद हुई जिस पर सिकंदर की तहरीर थी। शिफा, मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ल तुम्हारे लिए अजियत है। मैंने कभी तुम्हारी जायदाद नहीं चाही थी। अब्बू के दोस्त की वसीयत थी कि तुम्हें इस दरिंदे से बचाऊं। आज मैंने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी। जायदाद अब तुम्हारी है और मैं तुम्हें इस जबरी रिश्ते से भी आज़ाद करता हूँ। खुला के कागजात पर मेरे दस्तखत मौजूद हैं। अब तुम्हें किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अब आज़ाद हो। जहाँ चाहो जा सकती हो। अब तुम्हारे गिर्द मेरा कोई हिसार नहीं होगा। खुदा हाफिज़। शिफा का सांस सीने में अटक गया। वो कागजात इसके हाथ से छूटकर फर्श पर बिखर गए। ये इसने क्या कर दिया? इसने मुझे आज़ाद कर दिया। इसने सोचा था कि सिकंदर इसे जायदाद के लिए ब्लैकमेल करेगा। वो इसे मजबूर करेगा कि वो इसके साथ रहे। मगर इसने तो सब कुछ इसके कदमों में ढेर कर दिया था। सिकंदर, तुम इतने ज़ालिम कैसे हो सकते हो कि मुझे इस पछतावे में छोड़ दिया? वो दीवानावार रोने लगी। इसी लम्हे अपनी हर बात, अपना हर ताना और अपनी हर बदगुमानी एक पहाड़ की तरह महसूस हो रही थी। इसे याद आया कि कैसे वो इससे बदतमीज़ी से बात करती थी और मुस्कुरा कर टाल देता था। मैंने इसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वो तो मेरी खातिर अपनी पहचान तक मिटा बैठा था। वो अभी इन्हीं ख़यालात में गुम थी कि अचानक इसके फ्लैट का मरकज़ी दरवाज़ा किसी भारी चीज़ की ज़रब से टूट गया। शिफा खौफ से उछल पड़ी। सामने इसका चचा अपने 4 खूंखार गुंडों के साथ खड़ा था। तो यहाँ छुपी बैठी हो तू? चचा की आवाज़ में वो वहशत थी जो शिफा के खून को मुनजम्मिन करने के लिए काफ़ी थी। अब वो सिकंदर यहाँ नहीं है जो तेरी हिफाजत करे। मुझे खबर मिली है कि इसने तुझे छोड़ दिया है। बहुत उड़ली तू। अब चल मेरे साथ गाँव। वहाँ मैं तुझे बताऊँगा कि जायदाद के कागज़ात पर अंगूठा कैसे लगाया जाता है। चचा ने आगे बढ़कर इसका बाजू मरोड़ना चाहा तो शिफा पीछे हटी।
دور رہیں مجھ سے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ جائیداد اب میری ہے اور پولیس کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے۔ چچا نے ایک قہقہا لگایا جو پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ پولیس؟ اس محلے میں کوئی تیری چیخیں سننے والا نہیں ہے لڑکی۔ اٹھا لو اسے اور گاڑی میں ڈالو۔ اس کا غرور آج میں مٹی میں ملا دوں گا۔ گنڈوں نے جیسے ہی شفا کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ پوری قوت سے چلائی، سکندر بچاؤ مجھے سکندر! اس کے منہ سے اس لمحے وہی نام نکلا جس سے وہ نفرت کا دعویٰ کرتی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی پکار ضائع ہو جائے گی، مگر اگلے ہی سیکنڈ دروازے سے پولیس کے جوتے اور ایک مانوس قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خبردار، اگر کسی نے اسے چھونے کی جرات کی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ سکندر کی آواز تھی، وہی رعبدار فولادی آواز جس نے شفا کے ڈوبتے دل کو ایک بار پھر زندگی کی امید دی۔ سکندر پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کا بازو اب بھی پٹی میں بندھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ جلال تھا کہ چچا کے گنڈے پیچھے ہٹ گئے۔ سکندر، تم یہاں کیسے؟ تم نے تو اسے چھوڑ دیا؟ چچا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے اس رشتے سے آزاد کیا تھا چچا جان۔ اس کی سیکیورٹی سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ جیسے گدھے اس موقع کی تلاش میں ہوں گے۔ میں نے اس دن سے یہاں سیکیورٹی لگا رکھی تھی جب شفا اس فلیٹ میں آئی تھی۔ آپ کو کیا لگا کہ میں اپنی زندگی کو اس درندے کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا؟ سکندر کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ پولیس نے فوراً چچا اور اس کے گنڈوں کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ جب وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے تو سکندر خاموشی سے مڑا اور باہر جانے لگا۔ اس نے ایک بار بھی شفا کی طرف نہیں دیکھا، جیسے اس کا کام اب مکمل ہو چکا ہو۔ سکندر رکو! شفا کی آواز میں وہ تڑپ تھی۔ سکندر کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ مڑا، مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ تم اب آزاد ہو شفا، جائیداد تمہاری ہے۔ چچا اب کبھی جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ تم اب جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ میری ضرورت اب تمہیں نہیں پڑے گی، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ شفا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خلا کے کاغذات اٹھائے جو فرش پر پڑے تھے اور سکندر کے سامنے ہی انہیں پرزے پرزے کر دیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں اپنی قید کا انتخاب کر رہی ہوں سکندر۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن میں اس آزادی کا کیا کروں گی جس میں تم نہیں ہو؟ شفا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں اس سے محبت کیسے کر سکتی ہوں جس نے مجھے قید کیا؟ تو سنو، مجھے وہ قید قبول ہے جہاں تم محافظ ہو۔ مجھے وہ حصار چاہیے جو تم نے میرے گرد بنایا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس پر پٹی نہیں بندھی تھی۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی ہے، مجھے معاف کر دو سکندر۔ میں نے تمہاری محبت کو دھوکہ سمجھا۔ مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ سکندر نے اسے بہت گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی پیاس اب تسکین میں بدل رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا شفا کہ سکندر کے حصار سے نکلنا ناممکن ہے۔ اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ میں نکلنا ہی کب چاہتی ہوں؟ میں تو ہمیشہ کے لیے اس حصار میں رہنا چاہتی ہوں جسے تم نے شامیر بن کر شروع کیا اور سکندر بن کر مکمل کیا۔ شفا نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔ سکندر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر سورج کی روشنی اب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی، جیسے ان کی زندگی کے نئے باب کا استقبال کر رہی ہو۔ وہ دونوں اب اس سچائی کے ساتھ ایک دوسرے کے تھے جس میں نہ کوئی نقاب تھا اور نہ کوئی پردہ، بس ایک بے انتہا محبت تھی جو ہر بدگمانی کو نگل چکی تھی۔ ختم شد۔